क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर राहुल मोदी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और जिन्होंने एक तहलका मचा रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। आप चर्चा कर रहे हैं डिजिटाइजेशन की, और इसके साथ साथ में कि भाई हम लोग एक टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। सर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ये सब नहीं होता है। देखिए मैडम, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक संस्था है, सहकारी संस्था, निश्चित तौर पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पर हमारे काम करने का एक बहुत अलग तरीका है, बहुत अलग अंदाज है। निश्चित तौर पर जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक प्री कंसेप्ट नोशन होता है। बिल्कुल है जी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी तकनीक पर काम नहीं करती है, पर्सन ओरिएंटेड होती है, एक ही आदमी के दिशा निर्देश पर चलती है। पर हमने सहकारिता के माध्यम से सहकारी संस्थाओं में हमने एक अलग अपने दिशा बनाई है, एक अलग बेंचमार्क सेट किया है। चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, तकनीक के माध्यम से डिजिटाइजेशन के ऊपर काम करने की बात हो, चाहे किसी कार्य प्रणाली के तहत प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच हो, या पूरी तरह से प्रोफेशनल अप्रोच से जो हम काम करते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, सहकारिता संस्थाओं में हमने हमारी एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग दिशा बनाई है। और उसी के तहत हम टेक्नोलॉजी के साथ जो भारत सरकार का विजन है डिजिटल इंडिया का, उसको कई सालों पहले से चालू करते आ रहे हैं। और आज भारत सरकार के किस तरीके से, चलिए आपने कह दिया करते आ रहे हैं, हमने भी बहुत बार चर्चाएं सुनी है कि भाई राहुल जी का एक बहुत बड़ा सपना है और एक पहल कर दी है उन्होंने कि भाई अब कोऑपरेटिव्स में भी डिजिटाइजेशन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपने एक पहल करी थी, वो जब आपने जो भी वो पहल करी कुछ एक दिन पहले, जहाँ तक मेरा ख्याल है एक आपका ऐप है जिसके आप बात कर रहे हैं, उस ऐप के बारे में मैं जानूंगी, लेकिन मैं उससे पहले ये जानूंगी कि जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ जी, हमें भी पता है कि एक अफरा तफरी सी मच गई है। आपके जो मेंबर्स थे उनके लिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या ऐसा करा कि डीमोनेटाइजेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं? क्या किया आपने? मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 2008 में जब हमारी संस्था को मल्टी स्टेट का दर्जा मिला, तब हमने पूरी तरह से हमारे जो शाखाएं थी, राजस्थान के बाहर हमने शाखाओं का विस्तार किया, दूसरे प्रदेशों में जाकर हमने अपनी शाखाओं का चलन किया, कार्य करना चालू किया। तब हमारी ये इच्छा थी और हमारा एक विजन था कि जब हम इतना बड़ा काम बनाएंगे, इतनी बड़ी सहकारिता के क्षेत्र में हम अपनी संस्था को बढ़ाएंगे, तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी शाखाएं एक दूसरे के से कनेक्टेड हो और रियल टाइम फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल टाइम वित्तीय सेवाएं हम अपने सदस्यों को दे पाए। उसी कार्य को जब हम आगे बढ़ाते हुए हमने 2014 में अपना पहली बार मोबाइल मनी का एप्लीकेशन लॉन्च किया अपने एडवाइजर्स के लिए। आदर्श मनी के नाम से हमने अपना मोबाइल मनी एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसमें सदस्यों के लिए सारी सुविधाएं थी। उनके बचत और चालू खाते का वो बैलेंस देख सकते हैं। उनके कितना इस्तेमाल करते थे आपके ये डीमोनेटाइजेशन से पहले? अगर मैं लगाऊं तो आपके सदस्य कितना उस ऐप का इस्तेमाल करते थे? देखिए, डीमोनेटाइजेशन के पहले हमारा एप्लीकेशन था, पर सदस्यों को शायद इतनी जानकारी नहीं थी। डीमोनेटाइजेशन के आते ही, भी अपनी आदत में आए हुए भैया वो कैश होना चाहिए, दे रहे हैं, वो चल रहा है काम। डीमोनेटाइजेशन के आते ही देश में एक ऐसी हवा चली, एक ऐसी हवा, मतलब मैं कहूंगा कि एक ऐसा तूफान मच गया कि सबको कैशलेस प्रवृत्ति पे आना है, सबको डिजिटाइजेशन तरीके से काम करना है। और आदर्श क्रेडिट का मोबाइल एप्लीकेशन जो हमने अक्टूबर 2014 में पहले ही लॉन्च कर दिया था, तो सदस्यों को लगा कि ये एक बहुत बेहतर तरीका है, क्योंकि जब वो एप्लीकेशन के माध्यम से काम करते तो उनके बचत और चालू खाते में जो भी बैलेंस होता है उसके ऊपर उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, मतलब जो भी उनके करंट या सेविंग अकाउंट में जो भी उनका पैसा है, उसमें आदर्श मनी के पे उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि ये जो बाकी कई सारे पेमेंट गेटवेज हैं वो तो ये कोई भी सहूलियत नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लस दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस कहूंगा कि आप सदस्य के खाते से भारत के किसी भी बैंक के खाते में आप बिना किसी लिमिट के आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर मैं कहूं वाइस वर्सा, तो किसी भारत में किसी बैंक के खाते से थर्ड पार्टी ट्रांसफर के माध्यम से आप सदस्य के किसी भी सेविंग या करंट अकाउंट में आप अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आदर्श क्रेडिट की टेक्नोलॉजी। मतलब हम ये माने कि नेफ्ट हो चाहे आरटीजीएस हो, दोनों चीजें हो जाती हैं। दोनों चीजें हो जाती है। निश्चित तौर पर जब आप एक्सटर्नल एनईएफटी करते हैं किसी भी बैंक के खाते से संस्था के सदस्य के सेविंग खाते में, तो आपको आरबीआई के थर्ड पार्टी ट्रांसफर की एक लिमिटेशन, एक रेस्ट्रिक्शन वो फॉलो करनी पड़ती है। वो तो है ही, वो तो ऑब्वियसली यू आर आल्सो वर्किंग अंडर आरबीआई गाइडलाइंस, आप उससे परे थोड़ी काम कर सकते हैं।
नहीं, वी आर नॉट वर्किंग एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। हम मल्टी स्टेट एक्ट 2002 के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार के दिशा निर्देश में उनके सुपरविजन में काम करते हैं। अच्छा। बट निश्चित तौर पर आरबीआई ने कुछ सहकारिता संस्थाओं को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यह पावर दिया है कि थर्ड पार्टी ट्रांसफर के माध्यम से वो अपने डेस्क पर 50,000 तक के लिमिट के प्रति ट्रांजेक्शन के चेक को स्वीकार कर सकते हैं। सारी सोसाइटीज को दिया हुआ, सारी सोसाइटीज को दिया, पर हमने उसको एक अच्छे तरीके से एनकैश किया है कि आप किसी भी बैंक के मोबाइल मनी एप्लीकेशन से यूज करके आप अपने सदस्य का सेविंग खाता उसे बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करें और 49,999 तक की प्रति ट्रांजैक्शन के लिमिट से आप उसको सदस्य के सेविंग या बचत चालू खाते में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सर देखिए, ये तो जो आपने बताया कि भाई चलिए करंट और इससे अकाउंट से आपका लिंक्ड है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, आप किसी भी बैंक से या यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन सर असली बात ये आती है कि हम लोग मैं बिल्कुल मानती हूँ, डिजिटाइजेशन की बात करते हैं और हर चीज़ की बात करते हैं और भारत बहुत जल्दी से आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन आज के दिन भी सर बहुत सारी जो खास करके ये जो पैसे वाली जितनी भी ऐप्स हैं ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। आदर्श मनी कितना यूज़र फ्रेंडली है ये आप हमें बताइए एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं जी हाँ, खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए, डिमोनेटाइजेशन हुआ और क्योंकि जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए मेंबर्स थे उनको फिर भी तकलीफ बहुत कम हुई बिकॉज आपका ऐप था, वो फंक्शनल था। लेकिन सर आप ये मानेंगे कि खास करके एक उम्र के लोग जो हैं वो थोड़ा ये मोबाइल वगैरह भैया फ़ोन बज जाए सुन लो वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं। कितना यूज़र फ्रेंडली है आपका आदर्श मनी? देखिए, यूज़र फ्रेंडली इस तरह से मैं कहूँगा कि आज जो देश में हवा चली है, जो हमारे सपनों को, हमारे पंखों को एक नई उड़ान मिली है, उस तरह से आदर्श क्रेडिट का मोबाइल मनी एप्लीकेशन सदस्यों के लिए बहुत यूज़र फ्रेंडली है। और इसलिए नहीं कि वो आदर्श क्रेडिट का मोबाइल मनी एप्लीकेशन है या मैं आदर्श क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता हूँ, पर लेकिन आप देखिए, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये प्रश्न मैं उस राहुल मोदी से पूछ रही हूँ जो कि एमडी नहीं है। मैं उन राहुल मोदी से पूछ रही हूँ जो कि एक मतलब टेक्नोलॉजी से बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने जिम्मा उठा रखा है। तो आप उस हिसाब से बताइए कि क्या आप ये अपने फादर को, आप क्या ये अपने घर में कोई और बुजुर्ग है या जो अगर आपका कोई ड्राइवर है, आप उसको ये समझा पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे पाएंगे। टेक्नोलॉजी का सही मायने में सही उपयोग तभी हो सकता है जब वो आपकी फिंगर टिप्स के हिसाब से बहुत ही जल्दी सीमलेसली बिना किसी पेपर के आप उस पर ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके। जहां तक बात है आदर्श क्रेडिट के मोबाइल मनी एप्लीकेशन की, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप सदस्य हैं, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आपके जो बेसिक क्रेडेंशियल्स है, आपका अकाउंट नंबर, आपका कस्टमर आईडी वो आपको डालना है, मेंबरशिप आईडी वगैरह, और केवल मात्र आप या तो अगले इंसान का, जिस भी सदस्य को आपको पैसा ट्रांसफर करना है, या तो आप उनका अकाउंट नंबर डालकर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। पर अगर आपको किसी कारण से उनका अकाउंट नंबर याद नहीं है तो आप उनका जो मोबाइल नंबर उनके मेंबरशिप आईडी के सामने रजिस्टर्ड है, उनका मोबाइल नंबर डालकर भी आप कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पलों में आप फंड ट्रांसफर की सुविधा बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सीमलेस तरीके से कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक यूजर फ्रेंडली है। आपको मैं कहूंगा कि मोबाइल नंबर भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कॉन्टैक्ट से ही, जिस भी सदस्य को आप पैसा भेजना चाहते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट बुक से ही उसका मोबाइल नंबर वहां से फीड कर वहां पर इनपुट कर आप उसको पैसे को एग्जीक्यूट और पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम जो रिचार्ज की सुविधा देते हैं, हम जो यूटिलिटी बिल पेमेंट्स की सुविधा देते हैं, उस पर वापस हमारे सदस्य जो भी उनका उपयोग करते हैं उस पर वापस उनको कैशबैक की और उनके सेविंग में उतना ही पॉइंट उनको रिडीम करके उनको वापस बैलेंस की भी सुविधा हम आदर्श क्रेडिट के माध्यम, एप्लीकेशन के माध्यम से देते हैं। राहुल जी, एक बार जब आपसे पहले मेरी बात हुई थी टेलीविज़न पर नहीं, वैसे तो आपने चर्चा करी थी कि आप एक सपना देखते हैं कि भाई जो हमारा डिजिटाइजेशन हो वो हमारा सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर में हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक सपना था आपका। और तब भी मेरा आपसे यही पॉइंट था कि भाई क्या ग्रामीण क्षेत्र में लोग इतनी जल्दी इस तरीके से जो हम लोग बात करते हैं डिजिटल इंडिया की और कैशलेस इकोनॉमी की, क्या वो लोग उसको इतनी जल्दी अपना पाएंगे डिमोनेटाइजेशन को देखते हुए? और आपकी 820 ब्रांचेस हैं और सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर में बहुत अच्छी पकड़ है। आपने क्या महसूस किया ये बताइए। देखिए, 820 शाखाएं हैं, उसके साथ साथ हमारे पास एक 15 लाख मेंबर का बेस है। हमने ये मुहिम चला रखी कि हम अपने सदस्यों के साथ साथ, अपने स्टाफ, अपने एम्प्लॉयज के साथ साथ हर जो हमारी रूरल और सेमी रूरल एरियाज में हमारी जहाँ ब्रांचेस है, उन सभी गांवों को हम गोद लेंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे। वहां के लोगों को अगर शिक्षित करना है तो शिक्षित करने का भी बीड़ा हम उठाएंगे।
बढ़ाएंगे और उन्हें कैशलेस प्रवृत्ति की और मोबाइल मनी एप्लीकेशन के ऊपर लेकर जाएंगे। हमारा इसमें पर्पस ये नहीं है कि वो आदर्श क्रेडिट के माध्यम से आदर्श क्रेडिट का एप्लीकेशन ही यूज करें, कोई भी करे, कोई भी करे। और जब हम वित्तीय समावेश की बात करते हैं तो वित्तीय समावेश में हम बहुत बड़ा एजेंडा लेकर चलते हैं, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव में भारत जिस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो सपना है डिजिटल इकोनॉमी का, उस सारी चीजों को लेकर हम लगातार कंसिस्टेंट तरीके से उस अभियान को लेकर चल रहे हैं, उनको काम करना चाहते हैं। और हर छोटे गांव को, हर छोटे कस्बे को हम गोद लेकर, उनको साथ लेकर, उनको शिक्षित करना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण देना चाहते हैं, और उसके माध्यम से हम उन सभी लोगों को, अंतिम वर्ग के लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं।